हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हम सारे लोगों का स्वागत है। आज हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपने टाइटल देखा था, हमारा थर्मोडायनेमिक्स में जो डिफरेंट टर्म आते हैं जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, तो इनका एग्जैक्ट प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, इसको हम समझेंगे एक छोटे से लेक्चर में। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर है। तो चलते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कोई भी सॉल्ट किसी भी सॉल्वेंट में, आयनिक कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में जब सॉल्युबलाइज होता है तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कैसे वर्क करते हैं, या ईजी लैंग्वेज में कोई भी सॉल्ट कैसे आयनाइज होके सॉल्यूशन में जाता है, यानी सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आयनिक कंपाउंड जब डिसोसिएट और सॉल्युबलाइज होते हैं, पहले डिसोसिएट होते हैं आयंस में और फिर सॉल्युबलाइज होते हैं, ये तभी पॉसिबल है थर्मोडायनेमिकली जब सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा हो लैटिस एनर्जी से, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने। तो जो सॉल्वेशन एनर्जी का वैल्यू है वो लैटिस एनर्जी को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं अभी हम समझेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है सॉल्वेशन का, वो डिसोसिएट करने के बाद, आयंस को डिसोसिएट करने के बाद, यानी लैटिस एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद उनको सॉल्युबलाइज रखने में भी मदद करता है, ठीक है। तो हम इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा सॉल एच लिख सकते हैं इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, हाँ, डेल्टा लैटिस एच प्लस सॉल्वेशन एनर्जी, डेल्टा हाइड्रेशन या सॉल्वेशन हाइड्रेशन एनर्जी को डेल्टा हाइड्रेशन एच लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, तो हम एक एक टर्म को देखिए। इसमें साइंटिफिक टर्म एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी, ये तीन टर्म आए हैं। तो अगर हम इनको समझ लें तो हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्वेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एंथैल्पी करके कोई एनर्जी होती है, अगर ये ज़्यादा हो लैटिस एंथैल्पी से तो हमारा जो सॉल्ट है वो इजीली सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होगा। होपफुली आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा जो कि इस डेफिनेशन में ये मेंशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एंथैल्पी क्या होता है? सम ऑफ किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का सम ऑफ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से क्या मतलब है? उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, उन सब के सम को हम कह देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जब सम कर दिया जाए तो जो फंक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी अवेलेबल रहेगा, ठीक है, वो एंथैल्पी है। और एंथैल्पी जो आता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब हमारा दूसरा आता है व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ मोल ऑफ सॉलिड आयन कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन। तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है। NaCl सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो सकता है, तो डेल्टा एच लैटिस LAT डॉट मैंने लिखा है, ये वो एनर्जी है जिसको प्रोवाइड हमको करना पड़ेगा ताकि NaCl जो सॉलिड फॉर्म में है वो Na प्लस गैसियस फॉर्म में चेंज हो और Cl माइनस भी गैसियस फॉर्म में चेंज हो। ये आपको कई जगह पे काम देगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयंस। अब गैसियस आयंस से ये सॉल्वेंट में जब जाएंगे तो वहां जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी कहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एंथैल्पी। यहाँ पे ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? चेंज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन दैट सॉल्वेंट, ठीक है।
तो चेंज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो गिब्स एनर्जी जो होता है वो प्रोडक्टिव एनर्जी या वो एनर्जी होता है जिसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम रिवर्सिबल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, बट आप यहाँ समझ लीजिए गिब्स एनर्जी या सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है वो एक यहाँ पे वो एनर्जी है जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट हमारा जाएगा, जो आयंस के पार्टिकल्स जब जाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि वहाँ जो सॉल्वेंट रहते हैं वो सॉल्वेंट उस आयंस को अब चारों तरफ से ट्रैप करते हैं। देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, जब चारों तरफ से ट्रैप करेंगे, ठीक है, उस आयंस को, जैसे वाटर के केस में वाटर जो है Na+ को OH- जो है चारों तरफ से ट्रैप करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। तो इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और ये होगा आपका ΔH हाइड्रेट के थ्रू, एरो के थ्रू दिखाया गया है। तो इन दोनों के थ्रू हम कैलकुलेट करें या डायरेक्ट हम ΔH सॉल या जो सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ सोल्यूशन या ΔH या एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है उसको हम कैलकुलेट कर लें। हाँ, तो बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। अब ये कहीं ना कहीं जाकर के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी जो है इज ए thermodynamic potential that can be used to calculate the maximum reversible work that may be performed by the thermodynamic system at constant temperature and pressure। तो याद रखिए कि गिब्स फ्री एनर्जी ही यूजफुल एनर्जी है किसी भी सिस्टम में, ठीक है। देखिए एंथैल्पी जो है सिस्टम की टोटल एनर्जी है, हाँ, लेकिन वो टोटल एनर्जी यूज़फुल नहीं है, उसमें से कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी के रूप में हमेशा सिक्योर रहेगी किसी खास थर्मोडायनेमिक स्टेट में या किसी भी कंडीशन में। तो किसी भी सिस्टम में वो एनर्जी जिससे वर्क हो सकता है वो भी रिवर्सिबल जो यूजफुल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसका जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो ΔH इज इक्वल टू ΔG इज इक्वल टू ΔH माइनस T ΔS। तो यहाँ पे जो ΔG है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, ये यूजफुल एनर्जी है रिवर्सिबल वर्क के लिए, जैसा मैंने भी आपको बताया, ठीक है। तो ΔH क्या है हमारा, चेंज इन एंथैल्पी है, एंथैल्पी जैसा बताया ओवरऑल एनर्जी, हाँ, और माइनस T ΔS। तो T टेम्परेचर और ΔS जो है टेम्परेचर केल्विन में है, और ΔS ये है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सिस्टम में वो एनर्जी जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सिस्टम को डिस्टॉर्ट करती है, वो एंट्रोपी कहलाती है, ठीक है। इसको फर्दर लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे। तो एंट्रोपी वो एनर्जी है जो ओवरऑल एनर्जी एंथैल्पी में से अगर हम घटा दें, एंट्रोपी और उसका टेम्परेचर का मल्टीप्लाई घटा दें, तो जो एनर्जी बचेगी उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जो सिस्टम में रिवर्सिबल वर्क करने के लिए अवेलेबल है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपीज़ है, उस 10 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ में खर्च नहीं कर सकता, अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना है। तो अकाउंट में अगर 10 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ को मैं मान के चलूँ कि उसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो बचा हुआ जो 7 रुपीज़ है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, 10 - 3 करके। तो वैसे ही ΔG यूजफुल एनर्जी है रिवर्सिबल वर्क के लिए। ये टोटल एनर्जी में से हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी जो ΔH है, जिसका हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि ΔH की वैल्यू जो होती है ये ऊपर आ चुका है। जो ΔH है हमारा ये E+PV यानी कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में टोटल जो इंटरनल एनर्जी है प्लस उसका प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के सम को जोड़ दिया जाएगा इंटरनल एनर्जी के साथ, तो उसका एंथैल्पी यानी टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। इस टोटल एनर्जी में से जब हम एंट्रोपी और टेम्परेचर का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो बची हुई एनर्जी है वो रिवर्सिबल वर्क के लिए अवेलेबल है। यानी बहुत इजी लैंग्वेज में ΔH जो है किसी भी सिस्टम का जो एंथैल्पी है वो टोटल एनर्जी है, कि ΔG किसी भी सिस्टम का वो एनर्जी है जिसको हम रिवर्सिबल वर्क में यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए, और ΔS या एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम का वो एनर्जी है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाएगा टोटल एनर्जी में से, ठीक है। अब जो थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए
completely pure crystalline substance is zero at absolute zero temperature। ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले में अगर हम T की वैल्यू ज़ीरो रख दें, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर यहाँ पे रख दें, केल्विन में ज़ीरो रख दें, तो T डेल्टा एस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। उस वक्त गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच एंथैल्पी के बराबर होगा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी यानी अवेलेबल वर्क, रिवर्सिबल वर्क करने के लिए जो अवेलेबल एनर्जी है वो एंथैल्पी के बराबर होगा। ठीक है, तो यही है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और उनके बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट में बताइए, मुझे लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा, कमेंट में बताइए कि और मैं क्या इसमें फर्दर इम्प्रूव करूँ। चलिए, थैंक यू।